हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, फिज़िक्स, अब आपका जो टाइम है फिज़िक्स को प्रिपेयर करने का, अगर आपने अभी तक फिज़िक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा है लेकिन आपकी तैयारी एकदम पक्की नहीं है, तो इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर शुरू से लेकर के अंत तक, क्योंकि इसमें मैंने फिज़िक्स को तैयार करने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो सब बताए हैं। और स्पेशली ऐसे बच्चे जिन्होंने फिज़िक्स में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है बच्चों, अभी तक मतलब कि यानी कि नवंबर महीना आपका निकल गया, बचे हैं सिर्फ 2 महीने, फरवरी में एग्ज़ाम है, और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो वो तो ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। ठीक है बच्चों, वो वीडियो ये ज़रूर देखेंगे। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जिनके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं जो मैं बता रही हूँ कि एनसीईआरटी ज़रूरी है या नहीं, मैम प्रश्न कैसे बनते हैं, थ्योरी पढ़ना है या बस डेरिवेशन को पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, या फिर तैयारी कैसे करें। तो फिज़िक्स सब्जेक्ट को ले करके जिस जिस बच्चे के मन में ये सारे डाउट हैं, तो बच्चों दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारे डाउट जो है क्लियर करके दे दूँगी। यहाँ पे मैं आपको तैयारी कैसे करने के साथ साथ वो जो चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है उनके बारे में भी बताऊंगी। इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है, पूरा सिलेबस कवर कैसे करना है 2 महीने में, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, आपको जो एनसीईआरटी के बारे में डाउट होता है, ठीक है, कि एनसीईआरटी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो बच्चों आपका सिलेबस अपडेट हो चुका है, अपडेट चेंज हो चुका है, ठीक है। अगर आप अपडेट नहीं समझ पा रहे तो ये समझिए कि उसमें नई चीज़ें ऐड की गई हैं, कुछ पुरानी चीज़ें छांट पीट के अलग की गई हैं, तो कुछ नई चीज़ें भी ऐड की गई हैं। उन नई चीज़ों में हमारा जो एनसीईआरटी है वो टॉप पे है, मतलब कि जो सिलेबस है आपका वो अब एनसीईआरटी डिपेंडेंट है, एनसीईआरटी से लिया गया है। तो अब ये बताइए, एनसीईआरटी का हर एक प्रश्न आपके लिए कितना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से। मतलब कि जो एनसीईआरटी है, सिलेबस वहाँ से बना है, तो ज़रूर से ज़रूर आप उसके क्वेश्चंस तो ज़रूर देखें। मान लीजिए आप एनसीईआरटी का चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, आपके पास उतना टाइम नहीं, क्योंकि जो एनसीईआरटी का लैंग्वेज होता है वो थोड़ा समझने में भी टाइम लगता है, तो कोई बात नहीं, आप कहीं से भी नोट्स पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आपको स्किप नहीं करना है, एक्सरसाइज जरूर करने हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज मतलब जो लास्ट में चैप्टर एंड होने के बाद क्वेश्चन के कलेक्शन होते हैं। फिर उसके बाद से अगला क्या है, प्रश्न कैसे बनते हैं बच्चों। तो प्रश्न मैं आपको कैसे बताऊं बच्चों, प्रश्न हर हिसाब से बनते हैं, ठीक है। यानी कि आपको एमसीक्यूज भी मिलते हैं, फिर आपको शॉर्ट भी मिलते हैं, फिर आपको वेरी शॉर्ट भी मिलते हैं, मतलब कि अति लघु जिसको बोला जाता है, ठीक है, और आपको लॉन्ग वाले भी मिलते हैं। लॉन्ग वाले में बच्चों आपका बेसिकली क्या होता है, डेरिवेशन होता है, ऑप्शन करके देता है अथवा करके देता है, उसमें डेरिवेशन दे देता है, या फिर न्यूमेरिकल दे देगा, या तो कोई जो थ्योरी वाला भयंकर टॉपिक होगा जैसे ट्रांसफार्मर दे दिया, या कोई लॉ दे दिया लिखने के लिए, ठीक है, कि मतलब थोड़ा वो लंबा रहे, क्योंकि वो 5 मार्क्स का होता है, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके का आपका प्रश्न बनता है। वैसे तो सारे प्रश्न आपके कंपलसरी होते हैं जो पेपर में आपको मिलेगा, लेकिन जो लंबे लंबे वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें अथवा करके ऑप्शन ज़रूर दिया रहता है, ठीक है। और एमसीक्यूज और बहुविकल्पीय आप अपना हर चैप्टर से ज़रूर तैयार करिएगा। मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए हैं, उसको भी आपको देखना है, क्योंकि वो क्या होता है, एक एक 2 नंबर के मार्क्स होते हैं, तो वो आपको तुरंत मिल जाते हैं। और आपको एक बात बताऊं, रियल में बात बता रही हूँ, जिन्होंने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है और वो सच में चाहते कि वो अच्छे मार्क्स से पास हो, तो बच्चों ये जो एक एक 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, इनको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ध्यान दे करके पढ़ाई करो। मतलब कि एक होता है ना, इसको बच्चे सीरियस नहीं लेते। आप ये बताओ, आपका जो एमसीक्यूज आएगा एग्जाम में, आपको पता भी है वो कितने मार्क्स का टोटल आता है। एमसीक्यू एमसीक्यू आपका आता है 6 नंबर का, फिर अति लघु आपका आता है 6 नंबर का, यानी कि 12 नंबर आपका किस पे बन गया, एमसीक्यूज पे ही 12 नंबर बन गया, ठीक। अगर आप यही पूरा सही कर दो तो 12 नंबर बन गया, फिर लघु वगैरह अगर आप कर दो तो 8 नंबर वहाँ से आपको मिल जाता, मतलब 20 नंबर आपका टोटल वहाँ पे बन गया। फिर प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का है, आप 30 में 30 ना पा पाओ 28 पा जाओ, ठीक, तो भी तो आपका 48 बन गया यार, पास तो हो गए ना आप।
तो ये सोचो, अभी तक अगर मान लो किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं ये बोल के चल रही हूँ आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो फिर भी आपका अगर 50+ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, 40+, 50+ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो तो वर्स्ट केस वाला है। अगर आप थोड़ा सा इसमें और मेहनत कर दो, मतलब लघु वाला भी अटेम्प्ट कर लो, तो आराम से आपका ओवरऑल जो नंबर बन के आएगा वो 60+, 70+ चला जाएगा। और जो बच्चे शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो तो उनके लिए क्या करेगा, 90+ लाने का एक होता नहीं है, अचूक काम कर देगा। एक होता नहीं है बाढ़, होता है अचूक बाढ़, वही वही वाला काम होगा कि 90+ उनका तय है आना। ठीक बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बच्चों के डाउट्स रहते हैं फिजिक्स को लेकर के, स्पेशली कि बस थ्योरी पढ़े कि ना पढ़े, क्योंकि डेरिवेशन आते हैं। हाँ बच्चों, डेरिवेशन आते हैं, मैंने मना नहीं कर रही हूँ कि डेरिवेशन नहीं आता, और डेरिवेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपका थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कुलॉम का नियम पूछ लिया, ठीक है, कुलॉम का नियम का जो सूत्र होता है वो आपने लिख दिया, आपने डेरिवेशन कर दिया, लेकिन जब तक आप उसको थ्योरेटिकल वे में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कि वो क्या होता है, आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए जिस हिसाब से आप डेरिवेशन की तैयारी करते हो, उसी हिसाब से आपको वो जो थ्योरी है उसकी भी तैयारी करनी है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे वैद्युत फ्लक्स हो गया, कुलाम का नियम हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, ये सब मैं फर्स्ट चैप्टर का वो सब बता रही हूँ। गॉस की प्रमेय हो गया, ये सब सारे थ्योरी वाले हैं, ठीक है। थ्योरी से ही इनकी शुरुआत होती है, फिर लास्ट में जाकर के इनका डेरिवेशन हो जाता है। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ आप डेरिवेशन पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, आपको थ्योरी भी पढ़ने रहना है, ठीक है। अब बच्चों, तैयारी कैसे करनी है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ तैयारी कैसे करनी है। आपका जो मंथ है नवंबर, मैं उसको ऑलमोस्ट एंड मानते हुए चल रही हूँ, तो मैं दिसंबर से काउंट कर रही हूँ जनवरी तक का, मतलब कि टोटल 2 महीने, दोनों में 31 दिन होते हैं, ठीक। मतलब देखें तो आपके पास टोटल कितने दिन है, 62 दिन है, ठीक। अब अगर आप फरवरी के भी 5 तारीख तक के दिन इसमें इंक्लूड कर लें, तो आपके हो जाएंगे 9 हफ्ते इसमें तैयार हो जाएंगे, ठीक है। 9 हफ्ते आपके इसमें आराम से तैयार हो जाएंगे। तो जब आपके 9 हफ्ते यहाँ पे तैयार है, क्योंकि 7 9 63 होता है, तो 63 दिन में आपके 9 हफ्ते तैयार होके हो जाएंगे। तो आपके, एक बात बताओ, फिजिक्स में टोटल 9 यूनिट हैं। कितने यूनिट है, 9 यूनिट है। और अगर आप 1 फरवरी तक का दिन देखें तो 9 वीक्स भी हैं आपके पास, मतलब कि आप एक यूनिट को कितना टाइम दे सकते हैं, 1 वीक का टाइम दे सकते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैथ समझा रही हूँ इसलिए क्योंकि अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, 1 यूनिट पे आपको कितना दे रहा है, 1 वीक देना है। लेकिन बच्चों, शुरुआत किससे करनी है ये तब आपको पता चलेगा जब आप जानेंगे कौन सा जो यूनिट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे मैं उसी को बताऊंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं मैथ्स के स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ टॉप 50 स्टूडेंट बैच के बारे में। बच्चों, अगर आपकी प्रिपरेशन मैथ्स में अभी कुछ भी नहीं है तो आप मस्ट है इस बैच को ज्वाइन करिए। जो जो बेनिफिट मिलेंगे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और यकीन मानिए आपके जो मैथ्स एग्ज़ाम है ना, आपकी जो कमी हो रही है मैथ्स में कि आपको समझ नहीं आता या फिर हो नहीं पाएगा, तो इस बैच के सहारे वो कमी दूर हो जाएगी। इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके बैच से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि फिजिक्स का हमारा जो प्रिपरेशन होगा वो चैप्टर वाइज कैसे होगा। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया, दिसंबर से जनवरी अगर टोटल आप लोग टाइम देख करके चले, ठीक, जो 1 2 दिन इधर उधर का, तो आपके पास पूरे 9 हफ्ते हैं, ठीक, 9 हफ्ते, और आपके पास 9 यूनिट भी है। मतलब कि आपको 1 यूनिट को कितना टाइम देना है, 1 हफ्तों का टाइम देना है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको शुरुआत किससे करनी है। तो यहाँ पे मैंने सारे यूनिट के नाम लिखे हैं और उसके सामने मार्क्स लिखे हैं, वो मार्क्स जो मतलब कि उस यूनिट से उतने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों, टॉप नंबर 1 पे है आपका प्रकाशिकी, ठीक है बच्चों। इससे आपका 13 नंबर का सवाल जो है वो बनता है, फिर चाहे वो लघु हो, अति लघु हो या फिर दीर्घ हो। इसमें आपका परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, थोड़ा फैमिलियर मैं करवा दे रही हूँ, चैप्टर याद आ जाए। और फिर उसके बाद से पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसके अनुप्रयोग, ये सब चीज़, लेंस है, दर्पण है, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में है, ठीक है। थोड़ा अगर भूल गए होगे, धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा, तो इन सब चीज़ों से बातें याद आ जाएंगी।
तो यहाँ पे आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है पूरे फिजिक्स में। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर है तो यही है, क्योंकि इसमें से 13 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है पूरे फिजिक्स में इसी यूनिट में से। ठीक, अब उसके बाद से देखिए बच्चों, आपको क्या करना है अभी से, यानी कि अभी आप ये अगर मेरी वीडियो देख रहे हो इस टाइम, तो ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रकाशिकी यूनिट उठानी है और आपको एक हफ्ते का पूरा एक टाइम टेबल बना लेना है कि आपको एक हफ्ते भर क्या पढ़ना है, प्रकाशिकी पढ़नी है। स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग में क्या पढ़ाया जा रहा है, वो सबसे मेरा मतलब नहीं है और आपका भी मतलब नहीं होना चाहिए। वो सब पढ़ा रहे अच्छी बात है, उसको आप पढ़िए, लेकिन ये जो आपको पढ़ना है वो आपको सेल्फ स्टडी में पढ़ना है। ठीक है, और सेल्फ स्टडी के लिए आपको टाइम निकालना है, वो मैं आगे बताऊंगी वो क्यों जरूरी है। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि प्रकाशिकी आप इस हफ्ते में खत्म कर दोगे। ठीक, और उसके बाद से जो अगला हफ्ता आएगा, ये नहीं कि प्रकाशिकी छोड़ देना एकदम राम राम एकदम उससे कर लेना है, नहीं नहीं, ये नहीं करना है। आपको उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो सवाल है, उसके अगले हफ्ते लगानी है। इस हफ्ते भर क्या करना है, प्रकाशिकी को बस पढ़ना है। फिर चाहे जहाँ से पढ़ो, कोचिंग के नोट से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, या फिर स्कूल वाले नोट से पढ़ो। ठीक बच्चों, फिर देखिए आपका जो अगले चैप्टर्स में है, स्थिर वैद्युतिकी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, परमाणु तथा नाभिक और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, गुणात्मक आख्या मात्रा। ये सब कितने कितने नंबर के, तो ये सब 8-8 नंबर के हैं। मतलब कि ये सबों का जो नंबर वेटेज है वो बराबर है। तो आप जो जैसे ही प्रकाशिकी वाला हफ्ता खत्म होता है, अगले हफ्ते में आप ऐड कर लोगे स्थिर वैद्युतिकी, फिर उसके अगले हफ्ते में ऐड कर लोगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, फिर उसके अगले हफ्ते में ऐड कर लोगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। ठीक है, और साथ साथ में इन सबों से रिलेटेड क्वेश्चन आप लगाते जाओगे। इसलिए मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है बच्चों, क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ लास्ट पे आओगे, जो कि 4 नंबर का है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, तो इसको जब आप पढ़ रहे होगे जिस हफ्ते में, तो इसमें इतने सारे चैप्टर्स का आपको क्या करना होगा, सवाल भी करना होगा। तो ये आप अगर कम ध्यान भी दोगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 4 नंबर का ही बस आएगा, तो आखिरी हफ्ते में उतना कवर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके इस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को आप लोगों के सामने साझा किया है। और ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। एग्जाम के टाइम में जो टॉपर्स होते हैं वो इसी वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। इवन मैं और मेरे जो फ्रेंड्स रहती थी वो भी इसी वाले प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो करते थे। ये नंबर गेनिंग का सबसे बेस्ट प्रिपरेशन मेथड है कि मतलब आपको एक हफ्ते में एक चैप्टर लेना है जो सबसे ज़्यादा नंबर का आएगा। ठीक है, शुरुआत उससे करनी है, फिर अगला हफ्ते जो होगा वो अगले चैप्टर से होगा, और उसको फिर उस वाले हफ्ते में पिछले वाले चैप्टर को छोड़ना नहीं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन करते रहना है। फिर ऐसे करते करते जब आप आखिरी वाले चैप्टर पे आओगे, तो जो आखिरी वाला चैप्टर होगा वो बहुत कम नंबर का होगा, 3 या 4 नंबर का मैक्सिमम रहेगा। तो उसमें अगर आप थोड़ा बहुत पॉइंट छोड़ भी देते हो तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और जो पुराना वाला है, जो सबसे ज़्यादा नंबर का है, उसका आप पहले ही हफ्ते से रिवीजन करते आ रहे हो, तो वो वाला आपका एकदम पक्का हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आपको भी इसी वाले प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। और ये बात ज़रूर ध्यान रखना है कि जो आपका सेल्फ स्टडी है वही आपके एग्ज़ाम का महायोद्धा होता है। मतलब कि सेल्फ स्टडी ही है जो आपके हर एग्ज़ाम में आपका साथ देता है। बाकी कुछ भी जो चीज़ है दोस्तों, कुछ भी, मतलब कि स्कूल, कोचिंग, इधर उधर, वो सारी चीज़ें आपको बताई तो जाती हैं, अच्छी बात है, आप सुनिए समझिए, और सुनना समझना ज़रूरी है। लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक ये सब चीज़ें भी आपको 20% दिमाग में घुसेंगी, 80% एग्ज़ाम के टाइम आने तक निकल जाएंगी। ठीक, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप सेल्फ स्टडी को सबसे ज़्यादा टाइम दो, और जिस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करने को बोला उसी हिसाब से प्रिपरेशन करो। मतलब कि 2 चीज़ें आपको करनी है, हर एक चैप्टर या यूनिट को 1 वीक देना है। ठीक है, और शुरुआत आपको प्रकाशिकी से करनी है, और हर एक अगले वीक में पुराने वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करते रहना है बच्चों। ठीक है, तो आज मैं आपको ये सारी फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, देखिए मैं आपको फिर से दिखा दे रही हूँ, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, अगर आपको कहीं मिल नहीं रहा होगा तो ये एकदम एक्यूरेट है, और जो आपका सिलेबस अपडेट हुआ है उस चीज़ पे, तो इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, टॉप 50 स्टूडेंट बैच उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स में ज़रूरत है गाइडेंस की। ठीक है बच्चों, और एक और बात ज़रूर याद रखनी है कि डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि डीमोटिवेट होने से प्रिपरेशन में आपका ही लॉस होगा। और जाते जाते मैं आपको बताना चाहती हूँ यूपी बोर्ड मुहावरा वेबसाइट के बारे में। बच्चों, आप लोग
हिंदी का पेपर तो दोगे ही, ठीक है, हिंदी तो कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो जो मुहावरे होते हैं वो हर साल पूछे जाते हैं, कंफर्म होते हैं, आएंगे ही आएंगे। तो इस वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं, और जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मुहावरे दिए गए हैं। तो गूगल पे जाते ही सर्च करना है यूपी बोर्ड मुहावरे, और जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी उसी पे क्लिक करना है और उसको पढ़ लेना है। साथ साथ में आपका हिंदी का भी एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।